हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की एक नई क्लास लेकर आए हैं और आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उत्तराखंड के जो अभिलेख हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जिस स्थानों पर अभिलेख मिले हैं, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल था उसके बारे में वर्णन किया था। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं कि उत्तराखंड के अभिलेख क्या है। इससे पहले बच्चों आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों में और चैनल को लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों कि उत्तराखंड के अभिलेख क्या हैं। ठीक है, अभिलेख सबसे पहले बच्चों हम सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि अभिलेख उत्तराखंड में ये है, ये अभिलेख यहाँ पाया गया है, ये अभिलेख में ये विशेषताएं हैं। लेकिन बच्चों हम में से बहुत कम बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि अभिलेख आखिर होते क्या हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि अभिलेखों का अर्थ होता क्या है। ठीक है, अभिलेख का अगर मैं अर्थ की बात करूं बच्चों कि अभिलेख का अर्थ होता क्या, आखिर अभिलेख होते क्या जिनको हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभिलेख का अर्थ हम एक सूटेबल शब्द में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम अपने शब्दों में, जिसे हम देसी भाषा बोलते हैं, इसके अर्थ में समझा सकते हैं। अभिलेख का अर्थ बच्चों कहीं ना कहीं यह होता है कि जो लिखी हुई बात होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो लिखी हुई बातें होती हैं, ध्यान रखिए, लिखी हुई जो बात है उसको बच्चों हमने अभिलेख नाम दे दिया। ऐसा था बच्चों कि प्राचीन समय में क्या होता था, उस समय जो राजा होते होंगे या उस समय जो भी होते होंगे, तो उन लोगों ने अपने टाइम पीरियड की कुछ चीज़ों को जो है वो जगह जगह लिखा है, तो जिसे हमने उन लिखी हुई चीज़ों को बाद में पढ़ा है या पढ़ने का जो प्रयास किया है बच्चों, तो उनको हमने नाम रख दिया था अभिलेख। ठीक है, जैसा आप जानते हो लेख माने लिखना होता है, तो उस समय जो लिखी हुई बातें थी बच्चों उन्हें अभिलेख कहा गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे अभिलेख का अर्थ क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अभिलेख जो है, जो उस समय कहीं किन्हीं चीज़ों पर उन्होंने लिख दिया होगा, हो सकता पत्थरों पर, हो सकता है कुछ पिलर बनवाए होंगे महलों की, वहाँ लिखा होगा, कुछ गुफाओं में लिखा होगा। तो इसी आधार पर बच्चों अभिलेखों को हमारे जो पुरातत्वविद हैं या हमारा जो इतिहास संकलन करता है, उन्होंने अभिलेखों को 3 मुख्य भागों में बांटा है। ठीक है, अगर बच्चों हम 3 मुख्य भागों की बात करें कि अभिलेखों के 3 मुख्य भाग क्या हैं, मतलब ये हुआ इसका कि अभिलेखों को 3 प्रकार से मुख्य रूप से लिखा हुआ पाया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे शिलालेख। आपने बहुत जगह लिखा सुना होगा बच्चों शिलालेख। शिलालेख भी अभिलेख होता है। अभी इसकी बात करेंगे बच्चों। देखिए शिलालेख क्या होता है, जैसे आपको नाम से लग रहा होगा, हमने बच्चों अभी आपको बताया अभिलेख। अभिलेख सिर्फ होता है कि लिखी हुई जो बातें थी, लेकिन अभिलेख के अंदर अगर हम शिलालेख में आते हैं बच्चों, तो शिलालेख में लिखी हुई बातें कैसी थी। शिला का मतलब आप जानते होंगे, शिला में दूसरी शिला की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं उस शिला की बात कर रहा हूँ जो पत्थर होता है, चट्टान होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों शिलालेख मतलब कि हम कह सकते हैं एक बड़ा सा जो पत्थर होगा, एक पत्थर जो होगा बच्चों, तो पत्थर पर उस समय या चट्टानों पर जो तत्कालीन व्यक्तियों ने या राजाओं ने या शासकों ने जो बातें लिखी होंगी, उन बातों पर लिखी हुई बातों को हमने नाम दे दिया शिलालेख। तो समझिए चीज़ को, हम इसको बोल सकते हैं कि पत्थरों पर लिखी गई बातें, पत्थरों पर लिखी गई बातें। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे ये कोई पत्थर है आपका, ठीक है, तो इस पत्थर पर जो लिखी गई बातें हैं बच्चों, उन्हें हमने बोल दिया था शिलालेख। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ शासकों ने उस समय या कुछ राजाओं ने उस समय जो पिलर टाइप से होते हैं, पिलर बनवाए जाते थे, उन पर भी कुछ लिख देते थे, तो उनका नाम बच्चों उसको हम स्तंभ बोलते हैं, जो पिलर होते हैं हमारे। तो यहाँ जो लिखाए गए अभिलेख हैं बच्चों, उन्हें बोला गया है स्तंभ लेख। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ, मान लीजिएगा ये कोई एक पिलर है, मतलब कि एक स्तंभ है, इसमें उन्होंने कोई चीज़ें लिख दी होंगी उस समय इस तरीके से। तो ऐसी लिखी गई बातें जो हमें मिली हैं बाद में पुरातत्वविदों के द्वारा, ऐसे अभिलेखों का नाम बच्चों हमने रख दिया है स्तंभ लेख। ठीक है, अगर बच्चों हम तीसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं, तीसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों आपने देखा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ गुफाओं के अंदर जो है चित्र पढ़ाए थे कि क्या क्या कलाकृतियाँ बनी हैं या गुफाओं के अंदर या शैलासरों के अंदर। तो बच्चों इसी प्रकार कुछ गुफाओं में जो है कुछ बातें लिखी पाई गई हैं। ठीक है,
जिसे बच्चों आपने किताबों में देखा होगा गुहा लेक, ठीक है। या बच्चों इसको हम गुहा को गुफा लेक भी बोलते हैं, तो कोई इसमें अंतर नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं जैसे ये कोई गुफा बनी हुई है बच्चों, तो इस गुफा के अंदर वाला जो भाग है यहाँ कुछ चीज़ें लिख दी इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। तो वो दीवारों पर पाई गई हैं वर्तमान में। तो बच्चों उनका अध्ययन हम करेंगे गुफा लेखों या गुहा लेखों के अंतर्गत, ठीक है। ये तो बच्चों वो आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड हम पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर अगर बच्चों हम अन्य लेखों की अगर बात करेंगे अलग से, तो हम कुछ अन्य लेख भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अन्य लेख में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अन्य लेखों में ऐसा है कि एक तो मैंने आपको पहले बताया शिलालेख, तो बड़े से पत्थर पर जो लिखी गई बातें थी बच्चों उन्हें बोला गया शिलालेख। स्तंभ लेख क्या थे, स्तंभों पर जो लिखी गई बातें दिखाई दी हमें बाद में। और बच्चों गुहा या गुफा लेख वो है जो गुफाएं बनी हैं उनके अंदर जो लिखा गया होगा उस समय कुछ बातें, तो उन्हें बोला गया है बच्चों गुहा या गुफा लेख, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों अन्य लेखों की हम बात करेंगे तो अन्य लेखों में ऐसा जैसे उस समय जो मंदिर है, अगर उन मंदिरों में मूर्ति पर कोई लेख लिखा बच्चों तो उस पर कह दिया हमने मूर्ति लेख, ठीक है। अगर बच्चों हमने उस समय देखा है ताम्र की धातु पर, तो उसको कह दिया बच्चों हमने ताम्र लेख भी पाए गए उत्तराखंड में। बच्चों कुछ मंदिर लेख भी हैं हमारे उत्तराखंड में जो मंदिरों में लिखे पाए गए हैं आपके। और बच्चों अगर हम और अन्य की बात करेंगे तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में पाई गई हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूर्ति लेख की, ठीक है। अगर बच्चों मूर्ति लेख जो मूर्तियों पर पाए गए, उसके बाद बच्चों हमने बात की ताम्र लेख की, और उसके बाद बच्चों हमने बात की है मंदिर लेख की, ठीक है। तो बच्चों आपको तीन ये चीज़ें स्पेशल समझ में आई होंगी। उसके बाद अन्य लेख जो हम उत्तराखंड में अध्ययन करेंगे वो करेंगे कि उत्तराखंड में मूर्ति लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, उत्तराखंड में ताम्र की धातुओं पर लिखे हुए लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अक्सर एग्जाम्स क्वेश्चन बना रहा है यूकेएससी और यूकेपीएससी भी। और मंदिर लेखों का भी हम अध्ययन करेंगे कि किन स्थानों पर उत्तराखंड में मंदिर लेख पाए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, अगर बच्चों हम इसका और डिस्ट्रीब्यूट करें भाग का, तो देखिए समझिए इस चीज़ को। स्तंभ लेख भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्तंभ लेख दो प्रकार के होते हैं। अगर बड़े पत्थरों पर लिखी गई बातें पाई गई हैं तो बच्चों उनका नाम रख दिया हमने बृहद शिला लेख। अगर बच्चों बड़े पत्थरों पर चीज़ें पाई गई तो उसका नाम बच्चों हमने रख दिया बृहद शिला लेख। और बच्चों अगर छोटे पत्थरों पर लिखी हुई बातें हैं तो उसका नाम बच्चों हमने रख दिया है शिला लेख। और बच्चों अगर ऐसे ही बात करें हम स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख भी मुख्य रूप से दो प्रकार में हमने वर्गीकृत किया है। कैसे क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों अगर बड़े स्तंभ हैं बहुत बड़े बड़े, तो उन स्तंभों पर जो अभिलेख पाए गए हैं उन्हें बच्चों बोला गया है बृहद स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और बच्चों अगर हम बात करें छोटे स्तंभ की, तो जो छोटे छोटे स्तंभ हैं उन्हें हम लघु बोल रहे हैं बच्चों। तो छोटे जो पाए गए हैं उन पर लिखा हुआ जो लेख है उसको बच्चों हमने बोला है लघु स्तंभ लेख, ठीक है। ऐसे ही बच्चों गुहा और गुफा अभिलेख भी हैं। जो छोटी गुफाओं में पाए गए हैं उन्हें बोला है हमने छोटा गुफा लेख। बड़ी गुफाओं में पाए गए हैं तो बच्चों उनको बोला है हमने बड़ी गुफा लेख, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं शिलालेखों को। और शिलालेखों को हमने वर्गीकृत करा है छोटे शिलालेख और बड़े शिलालेख में, ठीक है। आपको रटना नहीं, शिला का अर्थ ही बच्चों पत्थर होता है। तो पत्थरों पर लिखी गई जो बातें थी उस समय बच्चों उनको हमने कहा था क्या, शिलालेख, ठीक है। स्तंभों पर, स्तंभ जो पिलर टाइप के बने होंगे उस समय प्राचीन समय में, उस पर जो बातें लिखी गई पाई गई उसका नाम हमने स्तंभ लेख लिख दिया। स्तंभ लेख हमने दो वर्गों में बांट दिए। अगर बच्चों छोटे बड़े स्तंभ हैं बहुत बड़े बड़े तो बड़े स्तंभ लेख, छोटे स्तंभों पर पाए गए तो बच्चों नाम रख दिया हमने छोटा स्तंभ लेख, ठीक है। ऐसी गुफा लेख की बात आती है बच्चों का, छोटी गुफाओं में पाए गए हैं आपके लेख तो छोटा गुहा लेख या गुफा लेख, और बड़ी गुफाओं में पाए गए हैं बच्चों तो बड़ा गुफा लेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अन्य लेख मैंने बताया है मूर्ति लेख आपका, जिन्हें मूर्ति पीठी का लेख भी बोल सकते हैं। ताम्र लेख हैं बच्चों, मंदिर लेख हैं। ऐसे अन्य कई प्रकार के लेख उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं जिन्हें बच्चों हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज बच्चों हम जो सबसे पहले कवर करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो शिलालेख हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम कवर करेंगे कि उत्तराखंड के स्तंभ लेख क्या हैं, और उसके बाद बच्चों कवर करेंगे हम गुहा लेख और अन्य लेख क्या हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बच्चों के दो वीडियो में चीज़ें कवर हो जाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जो आज कवर करना है वो करना है उत्तराखंड के अंदर शिलालेख, ठीक है।
और एक प्रमुख शिलालेख हमें देखने को मिलता है जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप साथ में कॉपी में नोट करते रहिएगा। मेरा ये पूरा प्रयास रहता है, चाहे ऑफलाइन क्लासेज हों या ऑनलाइन क्लासेज हों, कि आप जब नोट्स बनाएं तो वो चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएँ। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। हम आए बोर्ड पर लिखें कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सीधा लिख दें कि इसका बाप ये था, इसकी माँ ये थी, इसका बाप ये था, उससे नहीं समझ में आएगा जब तक आप चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन में क्रम बाई चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो शिलालेख, मैंने 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया था। तो उत्तराखंड के शिलालेख हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, उत्तराखंड के शिलालेख। तो देखते हैं बच्चों, उत्तराखंड के शिलालेखों में बच्चों हम सबसे पहले जो आज अध्ययन करेंगे वो करेंगे बच्चों हम राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। ठीक है, आज जानेंगे राजकुमारी ईश्वरा थी कौन है। तो इसका नाम है बच्चों राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है बच्चों वो है आपका लाखामंडल, लाखामंडल शिलालेख। देखिए मैंने बोला राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, या इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे लाखामंडल शिलालेख। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस आप ये तो समझ ही गए होंगे शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेखों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, और शिलालेख होते हैं जो पत्थरों पर या उस समय बड़े चट्टानों पर जो लिखा गया होगा। तो देखिए राजकुमारी ईश्वरा कौन थी, इन्होंने शिलालेख जो उत्कीर्ण कराया था उसका नाम था लाखामंडल शिलालेख। पहली बात तो आप ये जानेंगे, आपसे पूछ सकता है कि लाखामंडल शिलालेख का संबंध इनमें से किससे है, अशोक से है, राजकुमारी ईश्वरा से है, या अन्य शासकों के नाम आपको वो एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है उत्तराखंड में जो पाया गया है वो लाखामंडल शिलालेख है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि लाखामंडल शिलालेख की जो लोकेशन है या जो स्थान है कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँगा स्थान की, कि ये स्थान है कहाँ पर, लाखामंडल शिलालेख कौन से स्थान पर पाया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए लाखामंडल जो शिलालेख है बच्चों, अगर मैं गहराई से जाता हूं तो एक चक्राता तहसील पड़ती है बच्चों। ठीक है, चक्राता जो तहसील है बच्चों ये आपका पड़ता है जौनसार बाबर क्षेत्र में, जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, और जौनसार बाबर क्षेत्र पड़ता है बच्चों, अगर हम जिले की बात करें, देहरादून जिले के अंदर। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आई होगी कि सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, लाखामंडल शिलालेख। ठीक है, लाखामंडल बच्चों एक स्थान है, एक क्षेत्र है, और ये लाखामंडल जिस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है उसका नाम बच्चों हमने रख दिया है लाखामंडल शिलालेख, क्योंकि लाखामंडल नामक जगह पर मिला है। ठीक है, और लाखामंडल शिलालेख मिला है बच्चों चक्राता तहसील में। चक्राता जो तहसील है एक विधानसभा भी है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है। और जौनसार बाबर का जो क्षेत्र है बच्चों आप जानते होंगे, ये अगली वीडियो में आप जानेंगे कि जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, जहां पर जौनसारी नामक जनजाति बड़ी मात्रा में निवास करती है, और जौनसार बाबर क्षेत्र बच्चों पड़ता है देहरादून जिले के अंदर। ठीक है, तो समझे होंगे कि लाखामंडल शिलालेख जहां राजकुमारी ईश्वरा ने अभिलेख उत्कीर्ण कराया था ये चक्राता क्षेत्र में है, जौनसार बाबर क्षेत्र के अंदर आता है, और जिले का नाम क्या होगा बच्चों, देहरादून। बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि अगर आपसे पूछता है कि नदी कौन सी है, किस नदी के संगम पर या किस नदी के मध्य है, तो बच्चों यमुना नदी आपने नाम सुना होगा जो उत्तरकाशी जनपद से आती है। यमुना और रिखवाड़ नदियों, यमुना और रिखवाड़, ठीक है, यमुना और रिखवाड़ नदियों के मध्य। ठीक है, लाखामंडल शिलालेख जो है बच्चों ये देहरादून जिले में यमुना और रिखवाड़ नदियों के मध्य स्थित है,
चक्राता में है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र में है और जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून जिले के अंदर है, जो एक बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर मैं बच्चों जौनसार बाबर क्षेत्र की बात आपसे थोड़ी अलग से बताता हूँ, तो इस जौनसार बाबर क्षेत्र के अंदर 3 तहसीलें आती हैं, जिसमें एक तहसील है बच्चों कालसी, एक तहसील है बच्चों त्यूनी और एक तहसील है बच्चों जो हमारे सामने लिखी है आपकी चक्राता। इन 3 तहसीलों के क्षेत्रों को मिलाकर बच्चों जौनसार बाबर क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन इन तीनों तहसीलों में चक्राता क्षेत्र में आपका राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। उम्मीद है समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर बच्चों हम इसके नाम को लेकर बात करें, नाम, ठीक है, नाम का अर्थ क्या है, नाम के अर्थ की बात करें, ठीक है, अगर बच्चों नाम के अर्थ की हम बात करते हैं तो इसके बारे में अलग अलग कह सकते हैं मत हैं। देखिए, कहा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है लाखा मंडल क्षेत्र से है, तो कहा जाता है कि लाखों मंदिर होने के कारण, लाखों मंदिर होने के कारण जो है बच्चों इस क्षेत्र का नाम पड़ा है लाखा मंडल क्षेत्र। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मत अलग है। कुछ लोगों का मत है कि लाख होने के कारण, लाख होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बच्चों वो पड़ा है कि आपका लाखा मंडल। अगर बच्चों हम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ की बात करते हैं, अभी हमने जान लिया कि लाखा मंडल है कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में है, किन नदियों के मध्य है, इसके नाम का अर्थ क्या होता है। अब बच्चों हम मेन चीज़ पर आते हैं कि लाखा मंडल शिलालेख जो राजकुमारी ईश्वरा ने उत्कीर्ण कराया है, तो ये राजकुमारी ईश्वरा हैं कौन, ये कहाँ से आई हैं, इनके पिताजी कौन थे। तो देखिए बच्चों, लाखा मंडल में उस समय एक वंश चलता था, उस वंश का नाम था आपका यादव राजवंश, यादव वंश। इस बात का पता भी हमें इसी अभिलेख से चलता है। इस अभिलेख में ये उत्कीर्ण है कि यहाँ यादवों का राज्य था। ठीक है, अब बच्चों बात अगर यादव वंश की आ गई है, तो यादव वंश के अंदर जो अगर बात करें हम इसकी राजधानी की, यादव वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो बच्चों इस वंश की राजधानी हुआ करती थी आपकी सिंहपुर। इसकी राजधानी होती थी आपकी सिंहपुर। और बच्चों अगर हम सिंहपुर की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि यहाँ का राजा कौन था, तो बच्चों राजा पे ध्यान दीजिए, यहाँ का राजा कौन था और यहाँ की बच्चों रानी कौन थी। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ राजा की, तो इस समय यादव वंश का राज्य था, यादव वंश का वंश था। इनकी राजधानी सिंहपुर थी। और यहाँ के अगर राजा की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ का जो राजा था उसका नाम उसने एक बार यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा था, उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछ रखा है, जब शायद बहुत गहराई का क्वेश्चन होता होगा ये, लेकिन आज इतना ये डीप क्वेश्चन नहीं माना जाता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम पहले रानी की बात बता देते हैं। यहाँ की रानी हुआ करती थी बच्चों जयवती। ठीक है, और अगर हम राजा की बात करते हैं बच्चों, राजा को लेकर कुछ लोगों में मतभेद है। ठीक है, लेकिन जो नाम देखने को मिलता है बच्चों, वो नाम है आपका प्रभाकर बर्मन, प्रभाकर बर्मन। और बच्चों यहाँ की रानी हुआ करती थी जयवती, और इन दोनों की एक पुत्री हुआ करती थी। ध्यान रखिए, इन दोनों की जो है बच्चों एक पुत्री हुआ करती थी, और इनकी पुत्री का नाम वही था जिसका शिलालेख आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपको समझ में आई होगी बात। तो इनकी पुत्री का नाम था बच्चों राजकुमारी ईश्वरा। इनकी पुत्री का नाम था बच्चों राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, अब आप समझे होंगे यादव वंश होता था उस समय लाखा मंडल क्षेत्र में या इसके आसपास में। इनकी राजधानी सिंहपुर हुआ करती थी। सिंहपुर का राजा लाखा मंडल में था आपका प्रभाकर बर्मन, और रानी हुआ करती थी, इनकी पत्नी हुआ करती थी जयवती, और इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था बच्चों राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, इसी राजकुमारी ईश्वरा ने लाखा मंडल जो देहरादून में है वहाँ अपना एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, और इसी शिलालेख से बच्चों हमें इस राज्य की, इस वंश की जानकारी मिली है। ठीक है, तो यादव वंश था इस स्थान पर, ऐसा जो हमें पता चला वो राजकुमारी ईश्वरा के लेख से या शिलालेख से ही पता चला। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करते हैं कि राजकुमारी ईश्वरा का विवाह किससे हुआ था, इनके पति का नाम क्या था। ठीक है,
तो बच्चों जैसे मैंने बात करी है राजकुमारी ईश्वरा की, हमने बात करी है बच्चों राजकुमारी ईश्वरा। तो देखिए राजकुमारी ईश्वरा का जो विवाह हुआ था, इनके जो पति थे बच्चों, उनका नाम था चंद्रगुप्त। उनका जो नाम था बच्चों चंद्रगुप्त था। और चंद्रगुप्त बच्चों, ये अगर आपसे पूछता है कि चंद्रगुप्त कौन थे, तो मैंने बच्चों इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था कि स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है। और 5 हिमालय खंड में बच्चों एक मैंने आपको जालंधर हिमालय खंड के बारे में भी बताया था। उस समय जो जालंधर हिमालय खंड था बच्चों, ये आपका हमारे उत्तराखंड से लगी हुई सीमा तक ही होता था, मतलब गढ़वाल तक ही लगता था। तो इस समय जो जालंधर का राजा था, ध्यान रखिए ये कहाँ का राजा था, आपका जालंधर का राजा हुआ करता था या राजकुमार हुआ करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिए राजकुमारी ईश्वरा का जो विवाह था वो चंद्रगुप्त से हुआ था। और ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि चंद्रगुप्त जो है आपके वो मौर्य वंश के शासक की बात चल रही है या चंद्रगुप्त गुप्त की बात चल रही है। ये एक चंद्रगुप्त छोटा सा राजा हुआ करता था जालंधर का। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का इससे विवाह हुआ। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जो निधन था, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु थी बच्चों, वो कहा जाता है कि एक बार जब ये हाथी पर सवार होकर जा रहा था अपनी कुछ लोगों के साथ, तो जंगल में जाते हुए जब ये शिकार के लिए गया तो हाथी से गिरकर शायद इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसकी हाथी से गिरकर मृत्यु हो गई थी, आपकी हाथी से गिरकर मृत्यु। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, हाथी से गिरकर मृत्यु हो गई थी आपकी, हाथी से गिरकर बच्चों इस चंद्रगुप्त की हो गई थी आपकी मृत्यु। ठीक है, तो कहा जाता कि जब इसके पति की मृत्यु हो गई, राजकुमारी ईश्वरा का जो पति था चंद्रगुप्त, जब इसकी मृत्यु हो गई हाथी से गिरकर, तो इसी की याद में, इसी की स्मृति में जो था राजकुमारी ईश्वरा ने अपने इस क्षेत्र में, लाखामंडल क्षेत्र में जो है वो एक लेख उत्कीर्ण कराया था इसके निधन की स्मृति में या इसकी याद में, जिसे बच्चों हम जानते हैं लाखामंडल शिलालेख के नाम से। तो पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर हम एक टॉपिक बना दें विशेषताएं, ठीक है, अगर हम देखें कि इस अभिलेख की विशेषताएं क्या हैं, इस अभिलेख की बच्चों विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषता नंबर 1, इनके जो पति थे राजकुमारी ईश्वरा ने जो ये लेख उत्कीर्ण कराया था, इसका उत्कीर्ण कराने का पहला मेन रीजन ये था बच्चों कि इनके पति की जब मृत्यु हो गई, और पति का नाम क्या था बच्चों, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपने पति की याद में, ठीक है, पूरा सेंटेंस हम लिख नहीं पाएंगे, अपने पति की याद में। पहली बात ध्यान रखिए, अपने पति की याद में लाखामंडल शिलालेख, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं लेख, उत्कीर्ण कराया। ठीक है, समझिए चीज को, अपने पति की याद में लाखामंडल लेख उत्कीर्ण कराया। और बच्चों अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे तो इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि यहाँ यादवों का राज्य था, यहाँ यादवों का राज्य था, ये भी इस शिलालेख में लिखा हुआ मिला है। और बच्चों अगर हम अन्य महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं तो जिस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने लाखामंडल क्षेत्र में ये शिलालेख उत्कीर्ण कराया, कहा जाता है कि इनके यहाँ एक मंदिर इन्होंने बनवाया था, शिव मंदिर, एक मंदिर बनाया था बच्चों, शिव मंदिर। और शिव मंदिर में जो शिवलिंग है बच्चों, ये जो शिवलिंग है, समझिए चीज़ को, शिव मंदिर में बच्चों जो शिवलिंग है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ जल चढ़ाते हैं तो यहाँ मनुष्य का खुद का प्रतिबिंब, अपनी जो छाया करती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो आप जानिएगा एग्जामिनर पूछेगा कैसे कि राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है इसकी निम्न में से विशेषता बताइए। यह आपसे पूछ लेगा कि लाखामंडल शिलालेख क्यों, किस रीजन से उत्कीर्ण कराया गया था। तो राजकुमारी ईश्वरा ने अपनी पति की याद में, और पति का नाम क्या था बच्चों, वो था आपका चंद्रगुप्त। दूसरी बात है यहाँ यादवों का राज्य था, इस बात का पता उत्तराखंड के किस शिलालेख से चलता है, आपका लाखामंडल शिलालेख से। या पूछ लेगा लाखामंडल शिलालेख उत्कीर्ण किसने कराया था आपका, तो राजकुमारी ईश्वरा ने उत्कीर्ण कराया था। ठीक है,
आपसे पूछेगा स्थान, तो स्थान बताएंगे चक्राता में है, जौनसार बाबर क्षेत्र में है और देहरादून जिले में। यमुना और रिखवाड़, ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है। कभी कभी वो इनमें से एक ही नदी दे देता है। आपसे पूछ लेता है राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है बच्चों, लाखामंडल शिलालेख, ये किस नदी के किनारे है? तो रिखवाड़ नदी के किनारे भी है और यमुना नदी के। दोनों नदी देगा तो दोनों देख कर लगानी है, और हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर एक ही नदी दे देता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम अगले जो वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे हम इसके बाद कालसी स्तंभ लेख, क्योंकि कालसी जो वो स्तंभ पर पाया गया है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं।